ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। थोड़ा आवाज चेक कीजिएगा, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज देखिए तो क्लियर है? गुड मॉर्निंग। एक बार आवाज चेक करिए, आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं घरघराहट की आवाज आ रही है। अभी देखिए तो, फिर से चेक कीजिए आवाज तो। अभी ठीक है? अभी एक बार चेक कीजिए तो आवाज सही है? अभी एक बार चेक कीजिए तो आवाज क्लियर है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। अभी चेक कीजिए तो। अभी चेक कीजिए तो आवाज अभी ठीक है? अभी देखिए तो ठीक है? अभी नहीं हो रहा है? आवाज सही नहीं हो रहा है? आवाज सही नहीं हो रहा है ना? एक मिनट रुकिए, मैं दूसरा कुछ देखता हूँ। ईयरफोन ले लेता, ईयरफोन ले जाता हूँ, रुकिए एक मिनट।
अभी आवाज देखिए तो क्लियर आ रही है? अभी आवाज चेक कीजिए तो, अभी आवाज सही है? एक बार चेक कीजिए। अभी आवाज सही है? ये नया माइक है, पता है, 1000 का। ये 1000 का माइक है, बताइए। ये 500 का है। इसी से अंदाजा लगाइए। चलिए कोई नहीं, पढ़ाई करते हैं, 5 मिनट तो निकल गए ऐसे ही। तो पिछला क्लास रिवीजन करके आए होंगे आप लोग। पिछला क्लास रिवीजन करके आए होंगे आप लोग। अच्छा, एक पटना की लड़की है शायद, लड़का है पता नहीं, जो भी एक बच्चा है, आयांश नाम का, ये वाला न्यूज पढ़े हैं आप लोग? उससे 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगना है। वो कौन सी बीमारी है, कुछ पता है आप लोग उसके बारे में? 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन आता है, और वो पटना की बच्ची को हुआ है बीमारी। पता है आप लोग इसके बारे में? आप लोग अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था, वो बीमारी किससे होता है, कैसे होता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा मैं उस बीमारी के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपना चैप्टर पे आते हैं, ठीक है? सोचा कि आप लोग हाल ही में उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को उसके बारे में बता दूं, ठीक है? देखिए, जो उस बच्ची को बीमारी हुआ है ना, आयांश को, ठीक है, आयांश को, वो इसी बीमारी से ग्रसित है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है? क्या होता है ये, आप लोगों को मैंने बताया था, स्पाइनल कोड, ठीक है? स्पाइनल कोड कहां पाया जाता है? हमारे नर्वस सिस्टम में, जो ये हमारे ब्रेन से लेके हमारे पूरे बॉडी के बीच में, यानी रीढ़ की हड्डी में, फोटो दिखाता हूं, देखिएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा नर्वस सिस्टम ये बताया था ना आप लोगों को, रीढ़ की हड्डी, और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? स्पाइनल कोड पाया जाता है। तो ये बीमारी इसी स्पाइनल कोड से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें डिटेल में बता देता हूं, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। देखिए, इस बीमारी का नाम क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएमए कहते हैं, ठीक है? ये 4 प्रकार का होता है। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इज जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो मतलब ये नस से रिलेटेड हो गया, ठीक है? मस्कुलर डिसऑर्डर अफेक्टिंग एक्सप्रेशन, माने 10,000 जिंदा बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी होता है, ठीक है? तो ये मोटो न्यूरॉन डिजीजेस के नाम से जाना जाता है। ये मोटो न्यूरॉन डिजीजेस क्या होता है, अभी आप लोगों को 2 मिनट में क्लियर करता हूं। ए प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉयड मसल कंट्रोलिंग नर्व सेल्स कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। इन एसएमए में मोटर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कोड आर अफेक्टेड, ठीक है? तो स्पाइनल कोड में जो मोटर न्यूरॉन्स होता है, ये अफेक्टेड होता है। अब ये पूरी सामान्य भाषा में समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में था, देखिएगा, समझिएगा। हमारा जो ये उंगली है, फिंगर्स है, गर्म चाय को हम छूते हैं तो हमें महसूस होता है गर्म, तो ये क्या करता है? सेंसर का काम करता है। ये क्या करता है? सेंसर का काम करता है। लेकिन आपको पता होगा, स्पाइनल कोड में 31 प्रकार की क्या है? तार बिछी हुई है। तार यानी नसें गई है, नर्व गई है, ठीक है? 31 प्रकार की, ठीक है? तो इसी में से एक जो नर्व होता है ना, वो मस्कुलर से हमारे जुड़ा होता है। देखिए दिखा रहा हूं, स्केलेटल आप लोगों को पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? कंकाल तंत्र पढ़ाया था, ठीक है? और कंकाल तंत्र के बाद मैंने आप लोगों को मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था। मस्कुलर सिस्टम में 3 प्रकार का मस्कुलर पढ़ाया था, मांसपेशियां बताया था। एक को कहते हैं ऐच्छिक, क्या कहते हैं? ऐच्छिक। ऐच्छिक में क्या होता है? जो कंकाल से जुड़ा होता है, हड्डी से जुड़ा होता है, उस वैसी मांसपेशियों को क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है अनैच्छिक, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसे स्मूथ मस्कुलर भी कहते हैं, जैसे पेट या पतली जो भी है, ठीक है? और एक होता है कार्डियक, जो कार्डियक है वो अनैच्छिक का ही एक हिस्सा है, स्मूथ का भी एक हिस्सा है, ठीक है? तो जो ये मस्कुलर सिस्टम होता है ना, कौन सा? स्केलेटल वाला मस्कुलर सिस्टम, जो हड्डी से जुड़ा होता है, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, तो इसी में ये क्या है? इसी से रिलेटेड होता है हमारा स्पाइनल कोड, ठीक ना? तो इस बीमारी में होता क्या, ध्यान देखिएगा। ये एक हिस्सा काटा गया आपके किसका? नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा काटा गया, इसको बड़ा किया गया यहाँ पे, ध्यान देखिएगा। ये इसी का जूम है, ठीक है? तो देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, दिख रहा है आप लोगों को? स्पाइनल नर्व्स पाया जाता है, ये जो नर्व्स है ना, स्पाइनल नर्व्स, दिख रहा है?
पतला पतला ये जो रेशा निकला रहता है ये स्पाइनल नर्व से, ये आपको क्या करती है, सूचनाएं, प्रोटीन्स वगैरह सबको जो है इंफॉर्मेशन देती है ब्रेन को, ठीक है। अब इसी को जो है और जूम किया गया है, ठीक है, इसी को जो है और जूम किया गया है, यानी किसको, स्पाइनल नर्व को जो है यहाँ पे, ठीक है, स्पाइनल कोड ये दिख रहा है आप लोगों को, कोड ये तार, स्पाइनल कोड इसके अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर ये जो तार दिख रहा है इसको अब खोला गया यहाँ पे देखिए, तो इसी में मोटर नर्व पाथवे पाया जाता है या मोटर रूट पाया जाता है, ये जो दिख रहा है ना, इसमें जो तार निकला है इसके अंदर, ये जो तार दिख रहा है ना, इसी में ये डिजीज होता है। और ये डिजीज क्या होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके बॉडी का पूरा कनेक्ट कर जाता है, कैसे, जैसे हमारा ब्रेन जुड़ा हुआ है किससे, इसी से जुड़ा हुआ है पूरा, ठीक है, आईज के माध्यम से पूरे हाथ पैर जुड़ा हुआ है, तो इसी में ये जो होता है ना स्पाइनल कोड स्ट्रक्चर में जो ये मोटर वाला है इंटीरियर रूट, इसी में खराबी हो जाती है। अब खराबी के पीछे कई सरकार के पूरा जीन को डिटेल में पढ़ना है नीट लेवल से, ठीक है, जो आप लोगों को एकदम समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ लीजिएगा कि ये जीन से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, जीन से रिलेटेड है, इसी जीन से खराबी होता है तो यहाँ पे डिसऑर्डर होता है। दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, इसमें इस बीमारी में होता क्या है, देखिए अब इस आकृति को समझ पाए तब तो आप देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा मसल है। अब मसल में क्या पाया जाएगा, हमारे मसल में आप लोगों को पता होगा स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है मसल हमारा, ये स्पाइनल कोड दिख रहा है, अभी जो मैंने एक फोटो दिखाया आपको, ये फोटो दिखाया, इसी से हमारा मसल भी जुड़ा हुआ है हाथ का, ठीक है, देखिए तो ये हाथ से हमारा जो है क्या है, स्पाइनल कोड जुड़ा हुआ है, इसी में जो ये रेड वाला दिख रहा है लाइन, रेड वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोटर नर्व एंडिंग कहते हैं, या मोटर, यही जो है ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, इसी में डिफेक्ट आता है, यही वाला तारवा जो है ना काम नहीं करता, तो यही बीमारी होती है। बात समझ में आया कि हम कोई भी काम करेंगे ना तो इसमें कई प्रकार की बीमारी आती है, उसके कई स्टेज होते हैं, देखिए ऐसे में टाइप 0 होता है, ऐसे में टाइप 1 होता है, टाइप 3 होता है, ठीक है, कई टाइप के होते हैं, तो जो पटना वाली लड़की इसको टाइप 1 हुआ है, ऐसे में 1 हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी ग्रोथ नहीं करती है, प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, तो बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, आपका मांसपेशियां गलने लगेगी, ठीक है, तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों को होता है, बातें समझ में आई। इसी में आप बताइए 16 करोड़ का इंजेक्शन क्यों आता है, तो पहली बात आपने यहाँ पे देखा कि 10,000 जिंदा बर्थ में सिर्फ एक व्यक्ति को होता है, रेयर केस में, तो इस बीमारी के लिए जो आपको रिसर्च करना पड़ता है ना डॉक्टरों को, तो एक तो इसके पेशेंट बड़े मुश्किल से मिलते हैं, आज जिसके पेशेंट कम होते हैं, मुश्किल होते हैं, उसका कोई क्यों खर्चा करके इलाज ढूंढेगा, तो इसका पहला इलाज मिला था 2016 में अमेरिका में, 2016 से इसके बीमारी का इलाज मिला, ठीक ना। और दूसरी बात कि इसमें 16 करोड़ रुपया आखिर इसकी कीमत क्यों है भाई, ऐसा क्या है, उस दवा का नाम देखिए, जो इंजेक्शन दिया जाता है इस बीमारी में, उस दवा का नाम देखिए, मैं आप लोगों को दवा का नाम दिखाता हूं, देखिए यही वो इंजेक्शन है जो लिजिस्मा, ठीक है, 16 करोड़ रुपए का इसका प्राइस है, सिर्फ एक इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का है, ये 16 करोड़, ठीक है, इसी बीमारी से ये 16 करोड़ आखिर क्यों, तो ये जो बीमारी है ना जेनेटिक है, आज जेनेटिक पे होने वाली जो भी रिसर्च होती है ना खर्च चालू होती है, लेकिन इतना खर्च चालू नहीं होती कि 16 करोड़ लग जाए। फिर यहाँ पे 16 करोड़ क्यों है, तो ध्यान सुनिएगा, इसमें रिसर्च जो होता है ना बहुत बार फेल होता है, ये बिकता बहुत कम है, तो इस पे जितना रिसर्च में पैसा लगता है ना, और ये पूरी 100% सक्सेस नहीं है, जिसको और सक्सेस बनाने के लिए इसमें पैसा चाहिए, जिसको और सक्सेस आगे इसकी प्रगति के लिए क्या चाहिए, इसको पैसा चाहिए, तो कुल मिला के इसको और सफल बनाने के लिए, और इस पे रिसर्च और आगे जारी हो चुके हैं, और ये रेयर बीमारी है, इसलिए इसका रेट जो है इतना ज्यादा रखा जाता है ताकि इसका प्रयोग और आगे बढ़ाया जा सके। इसमें भी 500 करोड़ तो लोग आयात करने पे शुल्क लग जाता है, टैक्स लग जाता है भारत सरकार, ठीक है, तो कुल मिला के ये इतनी महंगी सुई इसी कारण से क्योंकि रिसर्च इस पे पैसा जाता है, ठीक ना। देखिए इस बीमारी में होता क्या है, देखिए ये जिसको हो जाएगा ना, देखिए ये नॉर्मल हाथ है, ठीक है, नॉर्मल हाथ है आप लोग का, आज जब ये बीमारी हो जाता है देखिए कैसे हाथ हो जाएगा, गलने लगता है मांसपेशियां, ठीक है, ये देखिए नॉर्मल है, ये बीमारी वाला है, ऐसे में वाला ये देखिए नॉर्मल है, और ये बीमारी वाला देख रहे हैं, सब कुछ घटने लगता है। समझ में आया, तो आप लोग का ये देखिए, ये आप लोग को अभी नर्वस सिस्टम देखिए, ये मसल है आपका, ठीक है, मसल है, कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल है, आप लोग बताया था, जो हड्डी से जुड़ा होता है, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है,
तो देखिए नॉर्मल नर्व सेल में ऐसा होता है और ये इसमें जो है कनेक्ट जो इसका टूट जाता है, यानी नर्वस सिस्टम जिसका कनेक्टिंग है पूरा बॉडी का जो है खत्म हो जाता है। तब जब ये मसल से कनेक्ट ही नहीं होगा, एट्रोफाइड मसल हो जाएगा, मतलब कि इसका कोई ब्रेन से लेना देना नहीं है, विकास ही नहीं होगा, ठीक है, अफेक्टेड नर्व एंड मसल से। तो ये थोड़ा सा आप लोग मैंने सोचा बता दूं, इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मसल फाइबर से जो ये जुड़ा रहता है आपका नर्वस सिस्टम का पूरा से, इसी से चीजें काम करती है मोटर न्यूरॉन। इसी मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, डिफेक्ट पाया जाता है। देखिए अब बाकी इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोगों को नीट की ज्ञान चाहिए, जो आप लोगों के पास है नहीं, इससे ज्यादा डिटेल में तो आप लोग के धुआं हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसमें ये जेनेटिक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर, तो उसी में डिसऑर्डर पाया जाता है। छोड़िए थोड़ा सा बता दिया, आप लोग के चैप्टर अभी हाल ही में खत्म हुआ था तो सोचा बता दूं। पैरालिसिस नहीं होता है दीपक कुमार जी, वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल है इसका, आप लोगों को ज्यादा डिटेल बताऊंगा। बस दिमाग आप लोग बस इसमें का एक ही पढ़े हैं, स्केलेटल मस्कुलर, ठीक है, जो आप लोग पढ़े हैं ऐच्छिक, ठीक है, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, हड्डी से जुड़ा होता है, तो इसी से ये काम करता है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में समझाऊंगा, पूरा 2 घंटा का क्लास लग जाएगा। क्या मतलब है ज्यादा जानकारी लेके क्या कीजिए, थोड़ा सा बता दिया। 16 करोड़ वाला बीमारी है इसीलिए बता दिया। खान सर ऐसे पहुंच गए हैं उस बच्ची के पास, अब वो बच्ची बच जाएगी। खान सर जैसा मुझे लगता है ना टीचर हर व्यक्ति को बनना चाहिए, ठीक है। जानलेवा होता है, 6 महीने ज्यादा बच्ची बचेगी नहीं, आपकी धीरे धीरे मांसपेशियां घटने लगती है, 6 महीने ज्यादा बचेगी नहीं। देखिए 6 महीने से ज्यादा बचेगी नहीं। देखिए स्टेज ये सबसे खतरनाक होगा, और स्टेज 4 जो होता है सबसे नॉर्मल होता है। स्टेज 4 जो होता है एडल्ट एज में जो होता है, ये बर्थ के समय ही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 6 महीने से ज्यादा नहीं बचती है, ठीक है, 6 महीने में पूरी खत्म हो जाएगी। आज जो एडल्ट एज में होता है, देखिए स्टेज 4, ठीक है, इसमें जो है कंडीशन अपियर इन एडल्टहुड, तो ये इसमें 4 जो होता है ये इतना खतरनाक नहीं होता है, आपकी पूरी विकास हो चुकी होती है, इसके बाद जो होता है आप थोड़ा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जब स्टेज 1 में या 0 में हो जाता है तब आप सर्वाइव ज्यादा दिन नहीं कर सकते, 6 महीने ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस बच्ची के पास मात्र 18 दिन का समय बचा है, ठीक ना, कि उसको 2 महीना में हो गया है, वो 0 स्टेज में है। 16 करोड़ रुपया आपको क्या लगता है उस पे लग रहा है, दवा में रिसर्च के लिए लगा पैसा लगा है। दवा में ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है जिसके लिए लगे, लेकिन रिसर्च में उसमें बहुत पैसा लगा। 2016 में यूएसए से मंगाना पड़ता है जी, बच नहीं पाई। ऐसे केसेस बहुत, एक मुंबई में केस आया था, ठीक है, अभी पटना में आया है, और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा ये केस देखने को मिला है, ठीक है। अमेरिका में ये केस जो है ज्यादा मात्रा में देखने को मिला है, ठीक ना। वहां पे हमेशा 1 लाख में 50 बच्चों को देखने को मिल जाता है, 1 लाख में 50 बच्चे वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो अलग बात है, छोड़िए, भारत एक गरीब देश है इसीलिए तो देख रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, कोई नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए इसमें, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या है, ये एट्रोफी क्या है समझ में आना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए बता दिया। देखिए भारत सरकार सोनिका जी इसमें क्या कर सकती है कि उस 16 करोड़ के इंजेक्शन में 16 करोड़ रुपया अमेरिका में रेट नहीं है, अमेरिका में उसका 10 करोड़ से 12 करोड़ तक रेट है। भारत सरकार उसमें 4 करोड़ का क्या लगा देती है, आयात शुल्क लगा देती है। तो भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, 5 से 6 करोड़ रुपया को आयात शुल्क कम कर देगी, और बाकी भारत लोग डोनेट करके और खान सर जैसे व्यक्ति उसमें सपोर्ट करके क्या करेंगे, उस बच्ची को इंजेक्शन का खर्चा एफोर्ड करेंगे और बच जाएगी बच्ची, सिंपल सी बात, ठीक ना। तो भारत सरकार हमेशा ज्यादातर केस में यही करती है कि वो अपना टैक्स जो है, आयात शुल्क जो है हटा देती है, बस उसको खींच लेती है अपना आयात शुल्क को, बस और कुछ नहीं करती है। अभी तक के केस में तो भारत सरकार ने यही किया है। अब देखिए आयांश के केस में क्या होता है, ठीक ना, अभी तक के केस में यही हुआ है। मैंने इस पर आपको 2 घंटा पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इसका निकाला, पढ़ा, तब फिर आप लोगों को बताया कि जानना चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके कई टाइप हैं, आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना, ये नीट वाले पढ़ते हैं जो मेडिकल साइंस में जाते हैं ना, नीट वाला एग्जाम जानते हैं, नीट, ये लोग पूरे डिटेल में इस बीमारी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बता तो मैं भी दूंगा क्योंकि बहुत पढ़ लिया हूं इस पे, ठीक है, लेकिन क्या फायदा, आप लोगों को आवश्यकता की चीजें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े।
सिंपी राय जी, इनका अजीब सा यह सवाल रहता है, कह रही हैं कि जब बच ही नहीं पाता है तो 16 करोड़ रुपए का सुई क्यों लगाया जाता है। मैंने क्या बताया, ये कारीगर है, ये सुई लगाने से बीमारी ठीक हो जाता है, लेकिन 100% इसका स्कोरिंग नहीं है। 100% रहता तब आप लगा रही हैं। अभी वायरस का जो टीका लग रहा है, क्या गारंटी है कि आप लगा लेंगे तो बच जाएंगे? वायरस का टीका लगाने पे, वैक्सीन लगाने पे कितने लोग मर गए, तो आप कहेंगे कि हम टीका नहीं लगा। अरे भाई 97, 96, किसी का 81, इस परसेंट से इसका वो होता है, तो इसका भी है सक्सेस रेट, इसका भी 100% नहीं है। मतलब कि आप लगाने से सबसे ज्यादा कारगर है, यानी अब तक इस बीमारी का कोई कारगर इलाज ढूंढा गया तो ये इंजेक्शन, आइए 100% सत्य नहीं है कि इससे बची जाए। तो इसका क्या मतलब है कि जो उपाय है उसको ना लगाया जाए। किस बीमारी का 100% इलाज है भाई आपके पास? कभी कभी लोग तो घाव से मर जाते हैं। एक नॉर्मल घाव होता है, समय पे इलाज नहीं मिलता, लोकल इलाज चलता है, उस व्यक्ति उससे भी मर जाता है, ठीक ना। तो सवाल पूछने का तरीका होना चाहिए। सर जब बची नहीं पाता है तो 16 करोड़ का सुई, ए भगवान। देखिए भारत जो है ना, या जिनके पास पैसा है ना, उनको 16 करोड़ से मतलब नहीं है। उनको मतलब ये है कि क्या इस बीमारी का कोई एक इलाज है। तो हाँ, इस बीमारी का SMA में सबसे कारगर इंजेक्शन यही है, और इसी कारगर इंजेक्शन को जो है लोग प्रयोग करते हैं। अब बताइए, अभी सबको कोरोना हो रहा था, तो कोरोना का 100% इलाज वैक्सीन से पहले कुछ नहीं था। अभी भी वैक्सीन के बाद 100% इलाज नहीं है। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि कोरोना काल में जब सेकंड फेज चल रहा था, तो कई सारे इंजेक्शन जो कि डॉक्टर क्या कर रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे, लिख रहे थे, और वो छोटे छोटे इंजेक्शन का कीमत लोग 20-20 हजार 10,000 बेच रहे थे। अपने ही क्लास में एक आलिशा नाम की लड़की आती थी, आप लोगों को पता होगा, पता नहीं अभी है कि नहीं। तो आलिशा को एक इंजेक्शन की आवश्यकता थी। रात के 1 बजे मुझे कॉल की कि सर पापा को ये इंजेक्शन लगना है और ये आउट ऑफ स्टोरेज चल रहा है कालाबाजारी की वजह से, ठीक है, कहीं नहीं मिलता है। तो कारगर इलाज नहीं था, बस उसमें एक सहायक की भूमिका निभा रहा था, कुछ हद तक रिकवरी हो जाती है। तो इसमें भी रिकवरी हो जाती है, बच्चा ज्यादातर केस में ठीक हो जाता है। अब कई केस में नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा कि अभी इस पे शोध चल रहा है, 2016 से इतना प्राप्त किया गया तो काम हो रहा है। सिंपली आप अपने सवाल को ना थोड़ा कंट्रोल में पूछा कीजिए और थोड़ा तरीके से पूछा कीजिए। वेस्ट ऑफ टाइम करती है क्लास का, ठीक ना। जिज्ञासा इतना जानने की है तो आप थोड़ा सा गूगल का प्रयोग कीजिए और पढ़ा कीजिए, ठीक है। अब हद है। आनंद कुमार जी को देखिए, सर हम लोग के लिए वैक्सीन 90% सही है क्या? इसका मतलब हम लोग नहीं लगाए? अरे एकदम लगाइए, जरूर लगाइए, ठीक है। और मैं भी स्पुतनिक हाल ही फिलहाल में लगाने वाला हूँ। स्पुतनिक इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि एक ही डोज में काम हो जाए। स्पुतनिक एक डोज लेने से काम हो जाता है। तब कोई नहीं यार, सिंधी जी क्लास डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए आपको सिंधी जी। चलिए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। आप लोगों को छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, और वो है मानव के शरीर तंत्र, ठीक है। तो हम लोग इसमें कंकाल तंत्र पढ़ लिए, तो पेशीय तंत्र से रिलेटेड ये बीमारी था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, ठीक ना। तो पाचन तंत्र में हम लोग आहार नाल पढ़ रहे थे, मुख हुआ हो गया था, ग्रास नली हो गया था, आमाशय हम लोग पढ़ रहे थे, लगभग कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमें छोटी आंत पढ़ना था। तभी आमाशय का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, इसके बाद हम लोग छोटी आंत पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, आमाशय, पेट, स्टोमक। तो मैंने बताया था कि पेट के जो है 3 हिस्से होते हैं। एक ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, कार्डियक, क्योंकि हार्ट के पास होता है। उसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से को फंडिक, और उसके बाद सबसे नीचे वाले को पाइलोडिक कहते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे बताया था कि एक थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित भी करती है और पाचन भी करती है, यानी दोनों कार्य करती है। भोजन पेट में पूरे 4 घंटा तक रहता है, इसके बाद जो ये छोटी आंत में जाता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि एक कार्डियक जो है इसमें HCl पाया जाता है। ये भोजन को क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पूरा नहला देता है, उसको पचाने में हेल्प करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर त्वचा पे जा जाए तो त्वचा जल जाता है। तो आखिर ये पेट की त्वचा जो है क्यों नहीं जलती है, क्योंकि इसमें जो है ग्रास नली तक, यानी मुकल कैविटी के लिए ये ग्रास नली तक जो है पूरा पेट तक, ये पूरा पेट और ग्रास नली तक जो है एक म्यूकेसा नामक एक लेयर पाया जाता है पेट में,
और यही म्यूकेसा नामक लेयर जो है क्या करता है, पेट को जलने से बचाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट की में छेद ना हो बचाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब निकलता है भोजन को नहलाने के लिए, यानी उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने क्या करता है, उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो पेट की दीवारें भी तो जल सकती हैं जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए यहाँ पे म्यूकासा, ठीक है, म्यूकासा नामक एक लेयर पाया जाता है जो कि कहां तक जाता है, हमारे ग्रास नली तक होते हुए पूरे पेट में फैला हुआ है, और ये हमें जो है एसीएल से बचाता है। ठीक है, तो जब जब भोजन आता है, जब जब एसीएल का निर्माण होता है, तो क्या करता है, वही म्यूकासा जो है एक यहाँ पे लेयर बना देता है जिससे कि पेट की दीवारें नहीं टूटती। इसके बाद ये एसीएल हो गया। इसके बाद भोजन आता है, इसमें यहाँ पे रुजी नामक एक स्ट्रक्चर, काटेनुमा स्ट्रक्चर बनाती है, भोजन को क्या करती है, संग्रहित करके रखती है, यानी रोक के रखती है पचाने के लिए। ठीक है, इसी की वजह से भोजन देखेंगे पेट में 4 घंटा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये होता है, इसको फंडिक में ये होता है रुजी नामक स्ट्रक्चर। इसके बाद मैंने बताया था पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में जो है क्या पाया जाता है, रिवीजन करके नहीं आते हैं ना आप लोग, इसलिए दिक्कत होता है। ठीक है, रिवीजन करके नहीं आते हैं इसलिए दिक्कत होता है। बताइए पाइलोरिक में मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले भोजन कहां पहुंचता है, कार्डियक में पहुंचता है, और खाना के कुछ कीटाणु भी इसमें चले जाते हैं। तो ये एसीएल क्या करता है, उसको नहला के उस सारे कीटाणु जिसमें वो सारे कीटाणुओं को मार देता है। इसलिए कार्डियक में जो है एसीएल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एसीएल जो होता है बहुत ही क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किसी भी जीवाणु को मार देता है। ठीक ना, और भोजन को तोड़ने में भी मदद करता है। तो आप लोग देखेंगे एसिड में कभी कुछ रख दीजिएगा, गिलास में कुछ मतलब लड्डू या चावल का दाना रख दीजिएगा, उसके बाद उसपे एसिड गिरा के देखिएगा, वो छोटा छोटा पानी जैसा हो जाएगा। मतलब क्या करेगा, खाने को भी पचाने में एसिड सहायता कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा किसी में भोजन में ना एसिड ज्यादा निकल जाता है, कभी कभी क्या होता है, एसीएल जो होता है ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, इसी से एसिडिटी हो जाता है। ठीक ना, तो एसीएल से बचाने के लिए देखेंगे कि पेट में जो है क्या पाया जाता है, एक म्यूकेसा नामक जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जो हमें क्या करता है, ये यहां तक गया है, ग्रास नली तक गया हुआ है, तो जो हमारे पेट को बचाता है। तो ये हमेशा म्यूकेसा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब भी एसिड निकलता है तो ये क्या करता है, ओएच निकाल देता है। म्यूकेसा क्या निकालता है, ओएच निकालता है। इनो में क्या पाया जाता है, ओएच ही पाया जाता है। ठीक है, जब एसिडिटी होता है, इनो लेते हैं हम, तो एसिडिटी में क्या होता है, एसीएल की मात्रा बढ़ जाती है, और ओएच इनो में होता है, न्यूट्रल हो जाता है, हमारा गैस जो है ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के म्यूकेसा जो है ओएच निकाल देता है, इस प्रकार से न्यूट्रल हो जाता है और हमारा पेट जलने से बच जाता है। अब देखिए दूसरा मैंने फंडिक बताया था, फंडिक में काटेनुमा क्या होता है, संरचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं, और ये भोजन को रोक के रखता है ताकि भोजन को पचाया जा सके। इसके बाद पाइलोरिक में आते हैं। ठीक है, तो पाइलोरिक में एक स्पेशल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, और उस ग्लैंड का क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी को हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। इसका क्या काम है, तो जठर ग्रंथि जो है ना, इसके 2 भाग होते हैं जठर ग्रंथि के, यानी 2 क्या निकालता है, 2 एंजाइम निकालता है। ठीक है, 2 एंजाइम निकालेगा जो भोजन में सहायता करता है। एक रेनिन, एक क्या निकलता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बनाता है, और दूध में जो प्रोटीन पाया जाएगा, कैसीन या कोई किसी भी टाइप का हम प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन को पचाने के यहाँ पे क्या पाया जाता है, पेप्सिन। क्या पाया जाता है, पेप्सिन। इसका काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, यानी पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने में काम करता है, रेनिन जो है दूध को दही में पचाने में काम करता है। आप लोग सुने होंगे कि बुजुर्गों को दूध नहीं डाइजेस्ट होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो जठर ग्रंथि होती है उसमें रेनिन जो होती है वो इतना आसानी से काम नहीं करती है। तो डॉक्टर उनको सलाह क्या करता है कि बूढ़े लोगों या बुजुर्ग लोगों को जो सीधे कहा जाता है कि आप दही खाइए। अब दही खाएंगे तो उनको हो जाएगा कि उनका रेनिन खराब हो गया ना, जो दूध को दही में नहीं बदल पा रहा है, तो सीधे दही खाइए, दही में बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो दही उनको डाइजेस्ट हो जाएगा, दूध नहीं डाइजेस्ट होता है, क्योंकि कुछ लोगों का रेनिन जो है सही तरीके से काम नहीं करता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं, जब भी दूध खाता हूँ डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब क्या है, मेरे रेनिन में ही प्रॉब्लम है, दूध को दही में बदल नहीं पाता और पेट मेरा खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये बुजुर्गों में होता है, मैं बुजुर्ग नहीं हुआ फिर भी मेरी रेनिन पता नहीं क्यों काम नहीं करता है, उसका दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइलोरिक।
अब हमें यहाँ तक आमाशय में हम लोग पढ़ चुके थे स्टोमक। आगे क्लास हम लोग चलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जी सिंपी जी, हमको पता नहीं था, धन्यवाद। ठीक है, हमें पता नहीं था कि स्पुतनिक वैक्सीन के लिए पैसा लगता है 2000, बताने के लिए धन्यवाद। हमारे पास 2000 है, हम लगवा लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ यार, पता नहीं क्यों दूध डाइजेस्ट नहीं होता, मैं दूध कभी नहीं खाता यार, चाय बना के पी लेंगे। अच्छा ठीक है, एक चीज और मैंने बताया, देखिए आप लोगों को तो नहीं, यंग एज में ये बीमारी नहीं होती गैस्ट्रिक का, यानी कभी कभी जो जठर ग्लैंड है ना, जठर ग्रंथि जो है वो नहीं निकलता है, और इसके नहीं निकलने से क्या होती है, गैस्ट्रिक की बीमारी होती है। तो इसका सबसे नेचुरल उपाय बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को भी क्या हो, गैस्ट्रिक की बीमारी हो, इसका नेचुरल उपाय बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए। क्या कीजिए, गर्म पानी पीजिए। अब गर्म पानी पीने से क्या होता है, अब आपको कुछ सरल तरीके से बताता हूँ गर्म पानी पीने से क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या है, ये है कुकर। जब हम लोग कुकर में दाल बनाते हैं, ठीक है, तो दाल जब निकाल लेते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे दाल के छींटे लगे रहते हैं। इससे ठंडा पानी डालिएगा ना तो ये नहीं साफ होता है, लेकिन गर्म पानी डाल दीजिएगा तो ये जो छोटे छोटे दाने रहते हैं ना दाल के, ठीक है, ये भी साफ हो जाता है। तो गर्म पानी यही काम क्या करता है, पेट के लिए काम करता है। तो जब हम गर्म पानी सुबह सुबह पीते हैं तो ये हाइड्रोक्लोर, यहाँ पे क्या है, रूजी है और ये पाइरेटिक है। तो ये गर्म पानी से पूरे पेट की जो है सुबह सुबह सफाई होती है। क्यों सफाई होती है, इन तीनों हिस्सों को, कार्डियक को, फंडी को, पाइरेटिक को क्या लगता है कि भोजन आया है। ये लोग जो है जाके अपना एकदम उसको पचाने की कोशिश करते हैं, वो भोजन ले लेता है, गर्म होने की वजह से पूरी तरीके से पेट की सफाई होती है। गर्म का मतलब 100 डिग्री पे मत पीजिएगा, पीने योग्य हो, सुबह में पिया कीजिए। 6 महीने में आप लोग की गैस्ट्रिक की बीमारी जो होगी ठीक हो जाएगी। समझ में आया? तो गैस्ट्रिक की बीमारी यही गैस्ट्रिक ग्लैंड के नहीं निकलने से होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पी सकते हैं सुबह सुबह 1 गिलास इसको गर्म पानी, यानी पीने योग्य, इतना ना कि मुंह जला लीजिएगा, पीने योग्य पीजिए। 6 महीने में प्रभाव दिखेगा। अब आप लोग सोचेंगे आज पीना शुरू करें कल गैस्ट्रिक ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सफाई होगी। एक ही दिन में, कुकर वाला दाल नहीं है कि आज डालें गर्म पानी, कुकर साफ हो गया तो पेट भी साफ हो जाए, लेकिन 6 महीने करके देखिए पूरी तरीके से साफ हो जाए। ठीक है, हम लोग चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जी, लीवर अभी नहीं पढ़ेंगे। देखिए लीवर डाइजेस्टिव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अभी थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे, बाकी लीवर को अलग से पूरा डिटेल में ग्लैंड के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, लीवर एक पूरा चैप्टर है, उसको एक ग्लैंड के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? आनंद कुमार जी, उम्र आपका हो गया है, मेरा नहीं हुआ, ठीक ना? हद है यार, आप लोग को बुजुर्ग लगते हैं। कभी दिखाइए अपने घर वाले पेरेंट को मेरा फोटो, ये हमारे सर है, 2-4 ना सुने ना आप लोग तो बताइएगा, देख लो तुम्हारे एज का दिख रहा है लड़का पढ़ा रहा है। ठीक ना? आप लोग अगर बुजुर्ग लगते हैं कभी अपने पेरेंट को दिखाइए, समझ में आ जाएगा कौन बुजुर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के बाद हम लोग मुख हुआ हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया। अब हम चलते हैं छोटी आंत में, तो एक फोटो बनाते हैं। देखिए ये हो गया ठोर, लड़कियों का ठोर ही सही है। ठीक है, यानी मुख हुआ हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया ग्रास नली, ये हो गया छोटा सा बना लो क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रास नली के बाद क्या हो गया, ये हो गया हमारा पेट, ये हो गया हमारा पेट। ठीक है, अब पेट के बाद आता है क्या, छोटी इंटेस्टाइन। ठीक है, तो छोटी इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं, इसको अच्छा से बनाता है। फोटो मैं फोटो दिखाई देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, बिना मतलब का काहे हम दिमाग का वो करें। फोटो दिखा देता हूं, ये रहा। देखिए ये हो गया हमारा ग्रास नली, ये हो गया हमारा बुक्कल कैविटी। ठीक है, ग्रास नली, स्टोमक, स्टोमक कंप्लीट हो गया, ये हो गया छोटी इंटेस्टाइन। तो छोटी इंटेस्टाइन के जो होते हैं 3 हिस्से होते हैं। तो ये पहला जो मुड़ाव इतना आया है ना, इस पहले मुड़ाव को देखिएगा, इस पहले मुड़ाव का एक पार्ट है और ये दूसरा मुड़ाव एक पार्ट है
और ये तीसरा मुराव जो है एक पार्ट है यहां तक का, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में जो है छोटी आंत आपका है। तो जैसे पेट का 3 पार्ट था, ठीक इसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको 3 भाग बना रहा हूं, आप लोग दिमाग ज्यादा मत लगा दीजिएगा, ठीक है। समझने के लिए मैं बना रहा हूं ये छोटा सा स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया यहां तक का। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है इसको बोलते हैं जेजेनम, ठीक है, जे से इसको डिनोट करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है आपका यहां से यहां तक का इलियम। तो पहली बात क्या याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सबसे पहले ड्यूडेनम, इसके नीचे जेजेनम, इसके नीचे इलियम। अब देखिएगा ड्यूडेनम को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रहणी। इसको ग्रहणी क्यों कहते हैं, क्योंकि भोजन पेट में 4 घंटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब भोजन को ये ग्रहण करने का काम करता है, सबसे पहले यही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको साइंटिस्टों ने ग्रहणी कह दिया। यानी पेट में स्टोरेज था, स्टोर के बाद ग्रहण कौन कर रहा है, छोटी यही वाला ड्यूडेनम। तो इसे हिंदी में ग्रहणी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में पकावसे भी कहते हैं, पकवासे, क्या कहते हैं, पकवासे। अजीब नाम है ना, क्या करें, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है नामकरण में। तो इसका एक नाम हमारे ड्यूडेनम का पकवासे या ग्रहणी। ड्यूडेनम का क्या नाम है, पकवासे या ग्रहणी। जेजेनम का अलग नाम नहीं है, यही याद रखिएगा। इलियम का अलग नाम नहीं है, यही याद रखिएगा, ठीक। अब तीनों की उपयोगिता पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहां तक भोजन आ गया, काई में बदल गया था। और आप लोगों को पता है पेट में काई में क्या इसमें एसीएल पाया जाता है। तो भोजन यहाँ पे तो पक्का एसीएल पाया जाता है, तो भोजन में एसीएल का मात्रा रहेगा ही रहेगा। तो ये जो ड्यूडेनम है ना, यहाँ पे अगर भोजन आता है यानी काई आता है, अगर ये एसीएल रहेगा यानी एसिडिक रहेगा, तो ड्यूडेनम जो है एसिडिक पदार्थ को सीधे, अगर एसिडिक आ गया तो उसको डाइजेस्टिव काम नहीं करेगा, वो सीधे क्या करेगा, सीधे लूज मोशन हो जाएगा, उसको खाना भी पचाने का शायद। अगर कोई एसिडिक आ गया, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई एसिडिक पदार्थ आ गया तो वो उसको पचाने का काम नहीं करता, सीधे कहां पहुंचा देगा, एनस के पास, और वो लैट्रिन के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी लूज मोशन हो जाएगा। तो ये ड्यूडेनम की सबसे बड़ी खराबी है कि ये एसिडिक भोजन को प्राप्त नहीं करता है। और यहाँ पे एसीएल है, तब आप खुद सोचिए कि पहले तो यहाँ पे भोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया एसीएल, ड्यूडेनम जो कह रहा है कि हम भाई एसीएल पदार्थ को लेंगे ही नहीं। तो यही बात हो गई कि बिलाई को चूहा गया दूध पिलाने, बिल्ली को चूहा गया दूध पिलाने। अब भाई ड्यूडेनम कह रहा है कि हमको एसिडिक पदार्थ से नफरत है, नहीं तो हम पहुंचा देंगे, सीधे बाहर निकाल देंगे। और ये कह रहा है कि हम एसीएल लाएंगे नहीं तो बैक्टीरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे एसिडिक रहता है। तो इसी समस्या को देखते रहिए, यहाँ पे आता है लीवर, यहाँ पे क्या आता है, लीवर। और लीवर जो है ना एक पित्त बनाता है जिसे गल कहते हैं, पित्त बनाता है उसे गल कहते हैं। अब ये पित्त जो होता है क्या करता है, यहां से एक पाइप के माध्यम से जोड़ देता है। और ये पित्त जो होता है एसिडिक पदार्थ को क्या करता है, ये बेस छोड़ देता है, गल। पित्त जो होता है बेस होता है, ठीक है। तो लीवर पित्त बनाता है। अब पित्त बना के क्या कर देता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे छोड़ देता है ड्यूडेनम के पास। तो ड्यूडेनम के पास जब छोड़ देता है तो ये एसिडिक रहता है, और ये पित्त छोड़ दिया तो क्या हो गया, भोजन जो हो गया न्यूट्रल हो गया, यानी उसका एसिडिक जो भोजन था वो समाप्त हो गया प्रभाव। अब ड्यूडेनम जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। तो दिक्कत क्या है, इंसान तो जानते हैं अभी खाएगा, कहीं दोस्त के पास गया तो वहां भी खाएगा, मन किया तो मार्केट में खाएगा, फिर कोई पार्टी दे दिया तो वहां भी खाएगा, यानी खाने का कोई फिक्स दायरा नहीं है। तो लीवर के पास बहुत सारे काम होते हैं, लीवर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो मनुष्य कब कब खाएगा, इसको कैसे, ये बहुत सारे काम में व्यस्त रहता है, ठीक है। तो इंसान जो है कभी कभी खाते रहता है, और लीवर के पास बहुत सारे काम है। तो इसने क्या किया, इसने गॉल को यानी पित्त को बना के यहाँ पे गॉल ब्लैडर में रख दिया, यानी गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, यानी कि जहाँ पे पित्त जमा रहती है, संग्रहित रहती है, उसे पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ, अपने लीवर से जुड़ा हुआ क्या निकल जाता है, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पित्ताशय जो है संग्रहित होती है। पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर। संग्रहित कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर के माध्यम से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यहाँ पे पित्त का निर्माण हो गया। अब ये पित्त हमेशा यहाँ पे छोड़ दिया, लीवर का कोई भूमिका नहीं, क्योंकि इसने पित्त बना के क्या कर दिया, गॉल ब्लैडर को दे दिया। अब गॉल ब्लैडर उससे देता रहेगा। दिक्कत तो तब होती है जब कुछ लोगों के गॉल ब्लैडर भी काट दिया, जैसे हमारे मम्मी का।
अब गल ब्लडर जिनका निकल जाता है यानी डायरेक्ट इनका पाइप कहां से काम करेगा, डायरेक्ट इनका स्मॉल इंटेस्टाइन से काम करेगा। तो जिनका भी गल ब्लडर का ऑपरेशन हो जाता है यानी पीत की थैली की ऑपरेशन निकल जाती है, ठीक है, तो उनके खाने पीने का साइन निश्चित करना रहता है, नहीं तो उनका पाचन क्रिया सही नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक जैसे आप टाइमिंग खाना खाना शुरू कर देंगे तो लीवर क्या करता है, महसूस कर लेता है कि ये व्यक्ति इस टाइम खाता है उस टाइम खाता है, तो वो अपना आसानी से जो टाइम टू टाइम क्या कर देता है, गल जो है पीत जो है भोजन में छोड़ देता है और चीजें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति का गल ब्लडर का ऑपरेशन हो गया और एक नॉर्मल इंसान के जैसा जब मर्जी जो मर्जी खाना पीना शुरू कर दे तो उसको जो है बहुत खतरनाक बीमारी होगी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता। अब देखिए दिक्कत और भी हो गया कि ये जो गल ब्लडर है ये पीत छोड़ेगा यहाँ पे, तो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई देखो यहाँ पे काइम आ रहा है, काइम आ रहा है मतलब पेट से भोजन अब यहाँ पे पहुंचने वाला है, तो इसको कैसे पता चलेगा गल ब्लडर को भाई कि हमें पीत छोड़ना है। तो आप लोग देखेंगे कि यहीं पे जो है 3 प्रकार का, ठीक है, ड्यूडेनम को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे काइम आने वाला है। तो कुल मिला के ड्यूडेनम के पास 2 हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा, हार्मोन, हार्मोन का काम जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में काम नहीं करता है, ये एक प्रकार से स्टेबलाइजर है। हार्मोन और ग्लैंड में अंतर क्या होता है, ग्लैंड जो होता है ना, एंजाइम जो होता है ना, वो भोजन को पचाने में सहायता करता है, और स्टेबलाइजर जो होता है ना यानी एक प्रकार का ये क्या करता है, क्रिया को उत्तेजित करता है। तो ये जो हार्मोन होते हैं यहाँ पे हार्मोन पाया जाएगा 2, ठीक है। ड्यूडेनियम के पास क्या पाया जाएगा, ड्यूडेनियम के पास 2 प्रकार के हार्मोन पाया जाएगा। अब ड्यूडेनियम के पास जो 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं ना, कौन कौन होता है, तो एक को कहते हैं हम लोग कोलोसिस्टोकोनिन, मैं लिख देता हूं, कोलोसिस्टोकोनिन, ठीक है, कोलोसिस्टोकाइनिन एक हो गया, और दूसरा हो गया आपका इसको बोलते हैं साइकेट्रिन, ठीक है। अब देखिए ये जो कोलोसिस्टोकाइनिन है ना, जो हार्मोन है, जो कहां पाया जाएगा, ड्यूडेनियम के पास, तो ड्यूडेनियम के पास जो पाया जाएगा, तो ये कोलोसिस्टोकाइनिन जो है जब भी आप भोजन खाएंगे ना, ये बता देगा किसको, गल ब्लडर को कि देखो भोजन आ रहा है, तुम तैयार हो। तो ये स्टेबलाइजर का काम करता है। अब जैसे टीवी आप लोग चलाते हैं, वोल्टेज कम रहता है तो क्या करते हैं, स्टेबलाइजर को ऐंठ देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं। तो ये हार्मोन जो होता है यही काम करता है, उत्तेजित करने का काम करता है। तो कोलोसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो गल ब्लडर को सूचना देता है कि देखो काइम आ रहा है, तुम पीत छिड़कने के लिए तैयार है। तो ये हो गया कोलोसिस्टोकाइनिन, क्या करता है, भोजन पे छिड़काव कर देगा, गल ब्लडर का इसे उत्तेजित कर देगा। बात समझ में आ रही है। फोटो की दिक्कत है बायोलॉजी बहुत है, फोटो का ना बने आज से तो मजा नहीं आता। यहां तक क्लियर है। अरे भाई यहां तक क्लियर है। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई ऐसा फोटो निकालूं, हाँ ये रहा यार फोटो है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को देखिए, ये स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक है। अब देखिए ये यहां तक स्टोमक है और यहां से पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का ये दिख रहा है, ये यहां तक जो है क्या है, ड्यूडेनियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद देखेंगे ये जो जलेबी जैसा घुमा हुआ है, ये यहां तक का हिस्सा जो क्या है, यहां तक का हिस्सा जो है जेनम है, जेनम है। इसके बाद अंतिम जो ये हिस्सा है, ये देखिए अंतिम हिस्सा जो है इलियम है, ठीक है। अंतिम हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, इलियम है। इसके पहले बीच में क्या है, जेनम है, और सबसे लास्ट में पहले जो है ड्यूडेनम है। तो ध्यान से देखिएगा ड्यूडेनम का काम क्या हो गया, ये सिर्फ एसिडिक पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं करती है, इसके लिए यहाँ पे गल ब्लडर पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। यहाँ पे लीवर के पास ये गल ब्लडर होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे पीत भेज देता है, भोजन नॉर्मल हो जाता है, भोजन इसमें आएगा और ये इसको क्या करेगा, अच्छे से जो है पित्ताशय में पीत को निकालने का ये निर्देश देता है। तो याद रखिएगा यहीं से क्या निकलता है, डोडेनम से 2 को निकलता है चीज, एक को कहते हैं कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलोसिस्टोकाइनिन। इसका क्या काम करता है, ये पित्ताशय को पीत निकालने का निर्देश देता है, ठीक है। बात समझ में। अब खाना को जो है क्षारीय करने के लिए काम करता है, तो एसिडिक आता है क्षार छोड़ देता है, न्यूट्रल हो जाता है। और दूसरा काम करता है कोलोसिस्टोकाइनिन जो है फैट को तोड़ने का काम करता है, फैट जो भी आप फैट खाते हैं ना तो उसको तोड़ने का काम करता है ये कोलोसिस्टोकाइनिन, ठीक। तो ये हो गया ड्यूडेनम में। इसके बाद यहीं पे मैंने क्या बताया,
सिक्रेटोनिन, ठीक है, टीन, सिक्रोटीन, ठीक है। तो एक हार्मोन और पाया जाता है यहीं पे डेडेनम में। तो ये सिक्रोटीन क्या करता है, तो इसके 3 काम होते हैं सिक्रोटीन का। अब देखिएगा, आपने बुक्कल कैविटी में जब भोजन खाया तो वहां पे टाइलिन निकलता था, ठीक है। टाइलिन क्या करता था, वो स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। तो स्टार्च जो होता था चोकर जो, ठीक है, मंड, ठीक है, उसको पचाने का काम करता था। लेकिन जैसे पेट में पहुंचता है तो वहां पे एसिड के प्रभाव में स्टार्च का काम खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं सिक्रोटीन की वजह से। तो सिक्रोटीन जो है 3 प्रकार का एंजाइम निकालने के लिए यहाँ पे पैनक्रियाज पाया जाता है, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज को निर्देश कौन भेजता है, सिक्रोटीन भेजता है। सिक्रोटीन क्या भेजता है कि आप कई प्रकार के पदार्थ खाते हैं, कोई दूध खाता है, कोई दही खाता है, कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है, कोई आलू, कोई गोभी, कोई कुछ, तो सबको पचाने के लिए तरह तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिला के सिक्रोटीन जो है पैनक्रियाज को निर्देश भेजता है कि ये पदार्थ खाया गया है, तुम इसको पचाने के लिए एंजाइम निकालो। तो सिक्रोटीन के पास जो है 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं LAT। तो एल से हो गया आपका लाइपेज, लाइपेज। ए से हो गया आपका एमेलाइज, ठीक है, एमेलाइज। और टी से हो गया आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। तीनों का अलग अलग काम, ध्यान से समझिएगा। तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, और एमेलाइज जो है वो क्या करता है, स्टार्च, मंड का, जो मंड मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। तो मंड यहाँ पे पूरा पचता नहीं, 2 मिनट में आ जाता है पेट में ऐसे रहता है, तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ड्यूडेनम जो है क्या करता है, मंड का नीचा एमेलाइज से होता है यहाँ पे। इसके बाद एक ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन तो यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है, प्रोटीन का पाचन तो यहाँ पे भी हो रहा था पेप्सिन से पेट में, याद है ना आपको, रेनिन निकल रहा था एक पेप्सिन। तो पेप्सिन प्रोटीन का, देखिए जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में बहुत मेहनत, जैसे मांस मछली खाएंगे तो उसमें प्रोटीन ज्यादा पड़ता है, तो उसको पचाने के लिए कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। पेट में पचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा, तो यहाँ पे फिर ट्राइप्सिन निकलेगा जो प्रोटीन में। पूरा मुद्दा समझिए, पेट से भोजन आया ड्यूडेनम के पास, ड्यूडेनम जो एसिडिक नहीं दे सकता था, लीवर ने क्या किया, पीत बना दिया। पीत को हमेशा संग्रहित रखने का काम गल ब्लैडर क्या करता है, एक यहाँ पे छाड़ दे देता है, छाड़ की वजह से भोजन जो एसिडिक प्रभाव खत्म हो जाता है। उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, कोलो, ठीक है, कौन काम करता है, कोलोसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और पाया जाता है सिक्रोटीन। सिक्रोटीन क्या काम करता है कि कई प्रकार के भोजन खाते हैं तो उन सबको पचाने के लिए कई प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो सिक्रोटीन के पास जो है 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, LAT, यानी भोजन किसी भी प्रकार का खाइए, ये LAT जो है आपको लाइपेज, एमेलाइज और ट्राइप्सिन जो है इन्हीं तीनों में सिमट जाता है। तो ये तीनों जो होता है क्या करता है, पैनक्रियाज से LAT का स्रावन होता है लाइपेज, एमेलाइज और ट्राइप्सिन का। तो लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है, फैट का, और एमेलाइज जो है क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये ड्यूडेनम का काम हो गया। तो यहीं पे ये सारी चीजें हो गई। भोजन अभी भी पच नहीं रहा है, भोजन के पचाने के पहले की तैयारी। तो यहाँ पे सारा क्रिया हो गया ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में दो हार्मोन पाया जाता है, एक को बोलते हैं क्या, रिपीट कर रहा हूं, एक को क्या कहते हैं, कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टोकाइनिन क्या करता है, गल ब्लैडर को उत्तेजित करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम क्या करो, पीत का यहाँ पे श्रवण करो। ये कोलोसिस्टोकाइनिन का। सिक्रोटीन क्या करता है, कई प्रकार के भोजन करते हैं तो ये पैनक्रियाज को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम ये लाइपेज, एमेलाइज और ट्राइप्सिन बनाओ क्योंकि भोजन आ रहा है, इसकी आवश्यकता है पचाने के लिए, ठीक। तो ये ड्यूडेनम में इतनी क्रिया हो गई, किसी को कोई दिक्कत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आप लोग समझ रहे। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का कार्य समझ में आया। ड्यूडेनम क्या करता है, क्लियर है। ड्यूडेनम के पास कितने प्रकार का हार्मोन, 2 प्रकार का, कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टोकाइनिन ये क्या करता है, पित्ताशय को यानी गल ब्लैडर को है, पीत को निकालने का इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। वसा को तोड़ने का भी काम कौन करता है, वही कोलोसिस्टोकाइनिन ही करता है, ठीक है। इसके बाद इसके पास एक और हार्मोन पाया जाता है, सिक्रोटीन हार्मोन।
और सिक्रोटिन हार्मोन जो है यहाँ पे पैनक्रियाज पाया जाता है। देखिए ये जो बीच में दिख रहा है ना छोटा सा हिस्सा, ये यहाँ पे पैनक्रियाज क्लियर नहीं है, पैनक्रियाज ये देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज दिखा, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पैनक्रियाज है। ये क्या है? पैनक्रियाज। ये गल ब्लैडर, मुर्गे में देखिएगा हरा रंग का गल ब्लैडर पाया जाता है जिसे पीत कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ग्रास नली से भोजन आ गया पेट में, ये रहा हमारा पेट, ठीक है। पेट के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसा, यहीं पे गल ब्लैडर पाया जाएगा, देख रहा है, इधर गल ब्लैडर पहले ही पाया जाता है। तो लीवर ने क्या किया? पीत का निर्माण करके गल ब्लैडर को दे दिया, यहाँ पे पित्ताशय है। अब ये कोई भी एसिडिक भोजन जो होता है ड्यूडेनम एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ड्यूडेनम को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेगा? गल ब्लैडर पित्त दे देगा, इसके बाद वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और सिक्रोटिन हार्मोन जो है, सिक्रोटिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? पैनक्रियाज को निर्देश देता है, पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज को क्या करता है? निर्देश देता है सिक्रोटिन हार्मोन के लिए। और सिक्रोटिन हार्मोन जो है 3 तरह का एंजाइम पाया जाता है, 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, एलएटी, लैट, ठीक है, लैट, इसको लैट रूप में याद रखिएगा, ठीक है। तो एक वसा का, ठीक है, लाइपेज, ये एनालेज जो है स्टार्च का, और ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो एलएटी, लैट को ही क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक कहा जाता है, यानी कि किसी प्रकार का भोजन करिए उसको पचाने की पूर्णतः क्षमता एलएटी, लैट में पाया जाता है, ठीक है। आप ये भी पूछ सकता है, तो लैट को जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, और ये कहां से बनता है? तो पैनक्रियाज से बनता है। तो पैनक्रियाज जो है ना पाचन तंत्र में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी प्रकार के भोजन को, तो पैनक्रियाज जिसका खराब हो गया ना उसकी जिंदगी झंड हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पेट में प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन पचाता है, यहाँ पे पेट में पेप्सिन पचा रहा था, ठीक है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। और इलियम में देखिए प्रोटीन को इरेप्सिन पचाता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई थी। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम, ड्यूडेनम का आप लोगों ने देख लिया। अब देखिएगा एक पहले मैंने छोटी सी बात बता दूं ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिएगा घर में आप लोग कभी देखे होंगे कि औरतें जो जब गांव में, आज के समय में नहीं, मतलब कि आज से 30-40 साल पहले जब भारत बहुत गरीब था, तो गांव में देखे होंगे औरतें क्या करती थी? चावल को थाली में लेके, इसमें चावल ले लेती थी, ठीक है, चावल को थाली में लेके बीनती थी इसमें से पत्थर। आप लोगों को पता है कि नहीं? इसमें से पत्थर निकालती। तो बीनने का तरीका क्या होता था कि यहाँ पे टोटल चावल रखती थी, यहाँ पे, ठीक है, इसी में से थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लेती थी, इसमें से आकर निकाल के इस चौरवा के इधर कर देती थी, और फिर इधर से थोड़ा सा चौरवा का हिस्सा लाती थी, यहाँ बीन के इसको निकाल देती थी, फिर इसमें से थोड़ा सा इस प्रकार से बीना जाता था। यानी पूरा चावल को एक साथ बीनने का काम नहीं किया जाता था। अब भाई कुछ मूर्ख टाइप की होती हैं जो एक ही बार में पूरा बीनना शुरू कर दें, वो अलग बात है, लेकिन नियमतः ज्यादातर प्रोसेस यही देखा जाता है कि एक कोने में पूरा चावल रहता है, इसमें से छोटा छोटा समूह लेके चावल को साफ करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम होता है। कैसे काम होता है देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कई प्रकार के एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल गया। अब इसको पचाने के लिए समय चाहिए, ठीक है, इसको पचाने के लिए ड्यूडेनियम में जो सारी चीजें मिल गई, ठीक है, क्या क्या मिल गया? अभी मैंने बताया लाइपेज, एनामेलेज, ट्रिप्सिन, पेट की चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल गई। अब भोजन की सारी चीजें यहाँ पे तो मिल गई, लेकिन इसको पचाने के लिए समय चाहिए। तब ये जेजेनम जो होता है भोजन को फैला देता है। देखिए बल्क ऑफ केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन ऑकर्स हियर, यानी यहाँ पे भोजन को फैला देता है, पूरी तरीके से भोजन को फैलाने का काम करता है। जैसे औरतें चावल को यहाँ पे फैला देती हैं, इसी प्रकार जेजेनम सिर्फ फैलाने का काम करता है। क्या काम करता है? सिर्फ फैलाने का काम करता है। यहाँ तक सिर्फ जो है ये गोल गोल घुमा क्यों? ताकि ये सब चीजें जो मिला है यहाँ पे, एंजाइम जो मिला है उसको समय मिले थोड़ा सा, नहीं डायरेक्टली यहाँ पे इलियम में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये जेजेनम जो है भोजन को फैलाने का काम, बात समझ में आई? तो जेजेनम क्या करता है? भोजन को फैलाने का काम करता है। अब इसके बाद भोजन जब यहाँ पे फैलाने के बाद, यानी ये सारा कार्यक्रम करने के बाद कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा इलियम के पास, इलियम के पास, ठीक है। तो इलियम में जो है इलियम में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। तो इलियम में एक क्या पाया जाता है? इरेप्सिन पाया जाता है, इरेप्सिन, ठीक है। इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। बात समझ आया? और इसी में जो है प्रोटीन का पाचन होता है,
क्लियर है? इलियम में इतनी कहानी है, ज्यादा कहानी नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जीलियम में बताइए किसी भी प्रकार का एंजाइम या किसी भी प्रकार का हार्मोन निकलता है जेजेनम से, ये जीलियम कहिए जेजेनम कहिए, जेजेनम से किसी भी प्रकार का एंजाइम या फिर हार्मोन या ग्लैंड कुछ निकलता है? एकदम नहीं निकलता है। जेजेनम ने क्या किया, सिर्फ खाना को स्ट्रक्चर बना दिया, इसी में खाना फंस के लंबे समय तक रहे और यहाँ पे ज्यादा जो एंजाइम वगैरह सब जेजेनम में मिल गया। अब जेजेनम क्या करेगा, उसको फैला कर रखेगा अपने पास, ठीक है। इसके बाद आता है इलियम के पास। तो इलियम में मुख्य काम होता है, भोजन को पचाने का मुख्य काम कहाँ होता है? इलियम में होता है, ठीक है। ये सब उसके पहले की तैयारी है, क्लियर है? अब हम लोग इलियम को देखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए इलियम में क्या होता है, देखिए इलियम जो होता है ना, इलियम में 6 प्रकार का क्या निकलता है? 6 प्रकार का एंजाइम निकलता है इलियम में। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का, ठीक है। अब देखिए 6 प्रकार का एंजाइम में क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे इरेप्सिन पहला, ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। ये प्रोटीन पेप्टाइड को अमीनो का अम्ल में बदल देता है। ये सारी चीजें हम लोग अलग से पढ़ेंगे नोट्स में, बस इतना समझ लीजिए। यहाँ पे इरेप्सिन पाया जाएगा, इरेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। इसके बाद यहाँ पे लाइपेज पाया जाता है, ये फैट का पाचन करता है। इसके बाद आप देखेंगे माल्टेज, माल्टोज का पाचन करता है। इसके बाद सुक्रोज देखेंगे, चीनी, ठीक है। सुक्रोज जो है यहाँ पे सुक्रोज नाम का पाया जाएगा, तो सुक्रोज का पाचन करेगा। लेक्टेज, लेक्टोज को पचाता है। तो ये लेक्टेज, लेक्टोज क्या होता है, माल्टेज क्या होता है, सुक्रेज क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, इरेप्सिन क्या होता है, एक पूरा चैप्टर है न्यूट्रिएंट्स, उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बस इतना समझिए कि इलियम के पास ये सारे एंजाइम निकलते हैं। इनका काम क्या होता है? इरेप्सिन को प्रोटीन में बदलने का। इलियम के पास लाइपेज का फैट का पाचन करने के लिए, यहीं पे निकलेगा माल्टेज, माल्टोज को पाचन करने के लिए। इसके बाद क्या निकलेगा? सुक्रोज, चीनी को पाचन करने के लिए सुक्रोज का, ठीक है। लेक्टेज निकलेगा लेक्टोज, लेक्टोज को पाचन करने के लिए। तो ये सारा काम कौन करता है? इलियम के पास होता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों को? अब देखिए छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले हिस्से में देखेंगे ना, तो उंगली रुमा यानी उंगली जैसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके अंदर। उंगली रुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसे विल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्ली, विल्ली, उसे क्या कहते हैं? विल्ली कहते हैं, ठीक है। तो विलाई जो है क्या करता है? चूसने का काम करता है, यानी यहाँ पे जो भी पाचन क्रिया होता है तो उसको चूसने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। अब भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एंजाइम को पतला कर देता है। तो भोजन जैसे खाना खाते हैं तुरंत पानी पिएंगे ना, तो यहाँ पे जो एसीएल पाया जाता है वहां पे ढंग से भोजन एसीएल काम नहीं करेगा। भाई किसी भी एसिड में पानी डाल दीजिएगा तो क्या इसकी कठोर एसिड रहेगा? नहीं रहेगा, कठोर एसिड नहीं रहेगा। तो इसलिए भोजन के खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन को जो है डाइल्यूट कर देता है। तो भोजन के तुरंत बाद जो है जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एंजाइम को क्या कर देता है? डाइल्यूट कर देता है। जैसे एसिड में पानी डाल दीजिए तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। उसी प्रकार एंजाइम तरह तरह के निकलते हैं। अगर भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये सारे एंजाइम को क्या कर देता है? डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। अब देखिए भोजन के कुछ समय बाद जो है हमें नींद आने लगती है, पता है कि नहीं? तो भोजन करने के कुछ समय बाद जो है हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का, हमारे बॉडी का अधिकांश रक्त जो होता है, रक्त, ब्लड, आमाशय यानी पेट के मांसपेशियों में चला जाता है। कहां चला जाता है? पेट के मांसपेशियों में चला जाता है, और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, याद है आप लोगों को? सेल पढ़ाया था, और वहां पे बताया था कि शरीर में क्या होता है? वैक्यूल्स भी होता है, और क्या होता है? गोल्गी बॉडी भी होता है। तो वैक्यूल्स में तो पानी पाया जाता है, गोल्गी बॉडी जो यातायात का काम करती है। तो कहां पे ज्यादा हमें, जैसे हम हाथ चला रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा काम हो रहा है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। तो सारे ब्लड सर्कुलेशन यहीं पे तेजी से होने लग जाता है। अब बाकी मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो नींद आने लगता है। तो कुछ इसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन करने के बाद नींद क्यों आता है? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त जो होता है आमाशय में, मांसपेशियों में चला जाता है।
पेट के उसमें मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में जो है रक्त की कमी हो जाती है जब हम लोग पाचन क्रिया कर रहे होते हैं। आज इसी कारण जो है हमें नींद आती है। अब आप सोचिए कि भोजन करने के बाद अगर आपको नींद आए तो इसका क्या इलाज है? यानी ब्रेन वाला अगर कोई काम करने लगे, दिमाग से कुछ सोचने लगे या स्ट्रांगली पढ़ाई करने लगे तो क्या होगा? एक तरफ पाचन क्रिया भी होने लगेगा, ब्रेन भी काम करने लगेगा, कुल मिला के आपका जो ये ब्लड है दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो सोचने के काम तो करेंगे तब तो, लेकिन भोजन करते क्या होगा? पाचन क्रिया सोते ही शुरू हो गया और आपने सोचना शुरू नहीं किया, पढ़ना शुरू नहीं किया तो नींद आना तो लाजमी है। मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है भाई? भोजन करने के बाद नींद क्यों लगता है, समझ में आया? आज आगे नहीं पढ़ाएंगे, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देखिए साइंस से बबुआ हम बता देते हैं, पीछे की क्लास को रिवीजन करके नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है? तो ये छोटी मोटी चैप्टर नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को आपने देख लिया, जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम। अभी कल पढ़ेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? कल खत्म कर देंगे, कल खत्म कर देंगे। किसी को कहीं भी कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी कहीं भी कुछ भी पूछना हो। 27 अगस्त से सिंपी राय जी 27 अगस्त से करंट अफेयर स्टार्ट होगा, 27 अगस्त से 27 सितंबर तक, 27 अगस्त से आप लोगों का करंट अफेयर स्टार्ट होगा। 27 अगस्त 4 दिन इंतजार कीजिए। बताइए किसी को कोई डाउट नहीं है? थोड़ा सा टिपिकल है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, नोट्स में सब लिखा हुआ है क्लियर। नोट्स जो मैं दूंगा आपको सारा चीज क्लियरिटी के साथ लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में स्पेशली बनवाता हूँ, आप लोगों की क्लास से केवल नोट्स नहीं बनता है, मैं बनवाता भी हूँ, ठीक है? तो नोट्स आप लोग एकदम क्लियर मिलेगा, ढंग का मिलेगा। आप लोग समझने भी यहाँ पे ध्यान दिए, नोट्स आप लोग पढ़ेंगे, सेल का कोई दिक्कत था सेल के नोट्स में? अच्छा आज टेस्ट रात में टेस्ट होगा ना, फुल लेंथ टेस्ट तो रात को था, ठीक है? तो फुल लेंथ टेस्ट जो होगा रात को होगा ना 8 बजे, दोपहर के 12 बजे वाला टेस्ट तो होगा ही, रिवीजन टेस्ट अपना समय से 12 बजे, क्लास से 11:15-45 में छोड़ दूंगा और 15 मिनट टेस्ट करके 12 बजे तो आपका टेस्ट होगा ही क्वालिटी का, ठीक है? रात के 8 बजे तो टेस्ट होगा ही। आप लोग का फुल लेंथ टेस्ट है, पहला फुल लेंथ टेस्ट है, जो लोग भी टेस्ट ज्वाइन नहीं किए कर लेंगे। कल होना था तो कल रक्षाबंधन था, इसलिए आज होगा। अजीब हाल करती हैं श्वेता चंद्रन मिश्रा, बताइए कल रक्षाबंधन था तो कल वाला टेस्ट आज होगा, कल फुल लेंथ टेस्ट होना था, कल नहीं हुआ, आज होगा। कल आप लोग कमाई करने गए थे राखी बांधने, खूब कमाए होंगे, सबसे ज्यादा कौन कमाया जी? कल बेचारे लड़कों का जेब ऐसे ही खाली हो जाता होगा, लड़कियों का जेब भर जाता होगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना सर, कल फुल लेंथ होना था, अरे कल होना था, कल नहीं आज होगा। हम तो गए ही नहीं, हाथ खाली दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं गए। चलिए फिर मिले 11 बजे हिस्ट्री की क्लास में, 11 बजे हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं जी। 110% फुल लेंथ इसका मतलब होता है आशुतोष कुमार जी, फुल्ली कंप्लीट, ठीक है? अरे हम यहाँ है सोनिका जी, कैसे दे, ठीक है? तो थोड़ा सा रिवीजन करके आया कीजिए ताकि कल हम लोग सीधे लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंच जाएं। तो एक काम प्लीज आप लोग किया कीजिए, डबल स्पीड के साथ क्लास के आधे घंटे पहले जो है पिछला क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करके आया कीजिए,
रिवीजन करके नहीं आइएगा तो कल लार्ज इंटेस्टाइन के लिए मुझे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन समझना होगा कि ड्यूडेनम क्या होता है, जेजुनम क्या होता है, इलियम क्या होता है, ठीक ना। सर पार्ट्स ऑफ एसोफेगस होता है क्या, दरोगा एग्जाम में पूछा था। एसोफेगस किसका पार्ट, भूषण कुमार जी पूरा लिखिए। सर पार्ट्स ऑफ एसोफेगस होता है क्या, दरोगा एग्जाम में पूछा जी। 3 पार्ट्स ऑफ एसोफेगस होता है, जो ये ग्रास नली इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। आप लोगों को नहीं पढ़ना है भूषण कुमार जी, ठीक है। एसोफेगस ग्रास नली के 3 पार्ट होते हैं, ये सब नीट में पढ़ाया जाता है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पूछा था, कुछ और पूछा होगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ एसोफेगस पूछ ही नहीं सकता है, पूछेगा तो सिर्फ इतना ही कितने पार्ट होते हैं। अगर इससे ज्यादा पूछा है तो पकड़ा गया, सिलेबस में नहीं है। खासकर इसके लिए साइंटिफिक दिमाग चाहिए और आप लोग को सामान्य विज्ञान पढ़ना है, जो कि एकदम इसका टॉपिक नहीं है, ठीक है। और आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो सब सामान्य विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, आप लोग डिटेल में अभी उतना नहीं जा रहे हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 हिस्सा बताया, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में क्या बताया, भोजन को वो एसिडिक भोजन में एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए क्या जाता है, गॉल ब्लैडर के पास पीस जाता है उसे, उसको कौन बताता है, तो सिस्टोकाइनिन, ठीक है, उसको बता देता है कि तुम पीस दे दो। उसके बाद आता है सिक्रोटीन, उसके बाद 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, और 3 प्रकार के भोजन किसी भी टाइप का है तो पैंक्रियाज को निर्देश देता है पचाने के लिए। 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है पैंक्रियाज से, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करके आइए आप लोग, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में 11 बजे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में 11 बजे, ठीक।